विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज मुगलों की न्याय व्यवस्था करनी है हमने, ठीक है। तो मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह प्रत्येक बुधवार को अदालत में बैठकर निर्णय करता था। बुधवार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है, उत्तर प्रदेश वाले बना चुके हैं कि अपनी कचहरी किस दिन लगाता था मुगल बादशाह। आंसर बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को, ठीक है। बादशाह के बाद कौन करते थे, जो मुख्य न्यायाधीश होते थे वो कौन होते थे, काजी। काजी उल कुजात सुना है ना आपने, काजी। तो बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, उसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे। कौन होते थे, मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो कुरान के कानून की व्याख्या करते थे। किसकी, इस्लामिक कानून चलते थे इस्लाम के हिसाब से, है ना। आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, समझते हो इसका मतलब। अगर किसी ने आंख फोड़ दी किसी की तो उसकी भी आंख फोड़ी जाएगी। काजी या फिर पैसे देने पड़ेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा, और वो अगर मान जाए, जिसकी आंख फोड़ी गई है, अगर वो मान जाए कि ठीक है इसके एवज में मुझे क्या मिल गया है, तो फिर अगर उसने माफ कर दिया तो तब फिर क्या। काजियों की अदालत में अधिकांशतया धर्म संबंधी या संपत्ति संबंधी मुकदमे आया करते थे। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू पंडितों को हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया था। हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए हिंदू पंडितों को नियुक्त किया गया। किसके समय में, आंसर अकबर के समय में। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को मुकदमों का निर्णय करने के लिए जज नियुक्त किया। श्रीकांत नामक जज की नियुक्ति किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई, आंसर जहांगीर। क्वेश्चन बन चुका है, क्या हो चुका है, क्वेश्चन बन चुका है। श्रीकांत नामक जज जहांगीर, श्रीकांत नामक जज जहांगीर, ठीक है। अकबर को छोड़कर सभी मुगल बादशाहों ने इस्लामी कानून व्यवस्था को ही न्याय का आधार माना था। न्याय के क्षेत्र में सबसे अधिक सराहनीय कार्य जो किया वो किसने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने लिखवाई क्या, फतवा ए आलमगिरी। क्या करवाई, इस्लाम में इतिहास लेखन मना है। क्या है, इतिहास लिखना मना है। इस्लाम में एक ही चीज लिखी गई है, वो है कुरान। क्या लिखी गई है, कुरान के बाद फिर कुछ नहीं लिखना है। समझ में आया। तो औरंगजेब ने, क्योंकि इस्लामिक कानूनों का क्या करता था, मतलब इस्लामिक नियमों का पालन करता था, इसलिए उसने इतिहास लेखन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिए। तो प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर भी ये किताब, कई किताबें लिखी गई किसके समय में, औरंगजेब के समय में, है ना। कोई कुछ ने चोरी छुपे लिखाई, कुछ ने, मतलब नहीं होता छुप छुप के लिखना, लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, लिखा है। लेकिन ये औरंगजेब की इच्छा से, क्योंकि ये कानून थे, क्या थे, ये औरंगजेब की इच्छा से लिखा गया, फतवा आलमगिरी। और इसको लिखा ईश्वरदास नागर ने। किसने लिखा, ईश्वरदास नागर ने, ठीक है। औरंगजेब राजकीय धर्मनिरपेक्ष कानून यानी जवाबित धर्मनिरपेक्ष कानून, राजकीय धर्मनिरपेक्ष कानूनों को क्या कहते थे, जवाबित, जारी करने से नहीं हिचकिचाया। उसके आदेशों को जवाबित आलमगिरी में संग्रहित किया गया, जवाबित आलमगिरी में संग्रहित किया गया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई औरंगजेब ने वैसे इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके समय में बहुत सारी किताबें लिखी गई, आगे भी पढ़ेंगे हम, लेकिन मैं हल्का सा यहीं पे बता देता हूं। खाफी खां हुए एक, कौन हुए, उसने क्या लिखी, मुंतखब उत तारीख। क्या लिखी, मुंतखब उत तारीख। क्या लिखी, मुंतखब उत तारीख, यानी औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन। लेकिन इसे गुप्त रूप से लिखना पड़ा इसे, मतलब औरंगजेब को भनक नहीं लगी, और इसने क्या कर दिया कि औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन मुंतखब उत तारीख में कर दिया। किसने, खाफी खान ने। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको खास क्या करना है, याद करना है। क्योंकि किताबों के बीच में ये किताबें ना खो जाती हैं। जब हम किताबें पढ़ रहे होंगे मुगल कालीन सारी, तो उसमें क्या होता है, जल्दी से याद नहीं होता। अभी याद हो सकता है कि मुंतखब उत तारीख किसने लिखी, भाई खाफी खान ने लिखी। क्या लिखा है इसमें, औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन किया, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा औरंगजेब का एक शासन का सरकारी इतिहासकार था जिसका नाम था मोहम्मद काजिम। ये यूपी वाले कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा लिखा इसने। क्या लिखा, आलमगीर नामा। इतना समझ में आ गया।
मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा। फिर और साथ में ये भी याद करना है आपने कि औरंगजेब के शासन का सरकारी इतिहासकार कौन है, मोहम्मद काजिम है। किताब कौन सी है, आलमगीर नामा, ये याद करना है। फिर मोहम्मद शाकी, एक मोहम्मद शाकी हुआ, उसने क्या लिखा, मासिर आलमगिरी। क्या लिखा, मासिर आलमगिरी। एक सुरजन राय भंडारी हुआ, कौन हुआ, सुरजन राय भंडारी, उसने लिखी खुलासत उत त्वारीख। क्या लिखी, खुलासत उत त्वारीख, ठीक है। एक ईश्वरदास नागर, ये मैंने बता ही दिया आपको, फुतुहात आलमगिरी। एक भीमसेन कायस्थ, यूपी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भीमसेन कायस्थ या भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन कायस्थ या भीमसेन बुरहानपुरी, इन्होंने लिखी नुक्शा ए दिलकुशा। क्या लिखी, नुक्शा ए दिलकुशा। इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है मासिर आलमगिरी। किसकी, मासिर आलमगिरी, जो कि किसने लिखी थी, मोहम्मद साकी ने लिखी थी। यहां से क्वेश्चन बनाया उन्होंने, डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने। मुगल साम्राज्य का गजेटियर किसे कहा है, आंसर मासिर आलमगिरी को कहा है। किसको कहा है, मासिर आलमगिरी को कहा है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक बार क्वेश्चन बना, भारत में रचित मुस्लिम कानूनों का सबसे बड़ा डाइजेस्ट कौन सा माना जाता है, तब आपने बोलना फतवा ए आलमगिरी। कौन सा, फतवा ए आलमगिरी। और फतवा ए आलमगिरी मैंने आपको बता दिया था कि क्या, ईश्वरदास नागर। फतवा समझते हो, फतवा, फतवा जारी हो गया है ना। अब थोड़ा सा मुगल कालीन राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू को, किसको बोलते हैं, रेवेन्यू। तो मुगल कालीन राजस्व के स्रोत के दो भागों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय आय के स्रोत और स्थानीय स्रोत। किसमें, तो दो भागों में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले केंद्रीय आय के स्रोत और दूसरा स्थानीय स्रोत। आज भी तो होता है भाई, यूनियन टैक्स, स्टेट टैक्स और फिर लोकल टैक्स भी तो होता है। नगर पालिका, पंचायतें जो लगाती हैं वो क्या हो गए, स्थानीय कर। क्या हो गए, जैसे हाउस टैक्स हो गया है ना, वो स्थानीय कर हो गया। तो भूमि कर के बंटवारे की सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मुगल भूमि को तीन भागों में बांटा गया भाई, आपको पता ही है। एक होती थी खालिसा, खालिसा मैंने बता रखा आपको, राजकीय भूमि। कैसी, राजकीय भूमि को क्या बोलते थे, खालिसा बोलते थे, या शाही भूमि भी बोल सकते हो आप। राज्य की भूमि को क्या बोल सकते हो आप, शाही भूमि। पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा खालिसा। कौन सा, खालिसा भूमि शाही भूमि होती थी। और इस भूमि से प्राप्त आय सीधे शाही खजाने में जमा होता था। कहाँ जमा होता था, आज भी तो होता है, नहीं पढ़ते हम। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के भाग होते हैं क्या क्या, कौन कौन सा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब भारत की संचित निधि, पढ़ा है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि। आर्टिकल 266, 267, भारत की संचित निधि 266 और भारत की आकस्मिक निधि 267, यानी 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, क्या है, और 267 में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, याद कर लो। और अगर मैं बोलूं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में है, तो वो भी 266 में है। उसका प्रावधान भी कहां किया गया है, यानी राज्य की संचित निधि का आर्टिकल भी 266 है और राज्य की आकस्मिक निधि का आर्टिकल भी 267 है। समझ में आया कि नहीं आया, तो साथ साथ ये से भी याद कर लो, है ना। हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का छौंका और कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का छौंका बड़ा अच्छा होता है, नहीं होता। जागीर भूमि भाई, अगली क्या है, पहली हमने पढ़ ली खालिसा, दूसरी हमने पढ़ ली जागीर। जागीर भूमि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के एवज में दी जाती थी। ये परंपराएं सल्तनत काल से चल रही थी। वैसे जैसे आपने पढ़ा हुआ इल्तुतमिश ने इख्ता प्रणाली का प्रारंभ किया। क्या किया, इख्ता क्या था, वेतन के बदले जागीर। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको खत्म किया। क्यों किया उसने, क्योंकि नगद वेतन दिया सैनिकों को। क्या किया, नगद वेतन दिया।
उसी का परिष्कृत रूप समझ सकते हैं आपकी जागीर। अब जागीर क्या है? जागीर भूमि राज्य के प्रमुख सरदारों या व्यक्तियों को उनके वेतन के एवज में दी जाती थी, जिस पर उन्हें कर वसूल करने का अधिकार होता था, लेकिन प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था। टैक्स वसूल करने का अधिकार था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। 3 बार बोलना है आपने। कर वसूल करने का अधिकार था, पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। फिर बोलो, कर वसूलने का अधिकार था, पर प्रशासनिक अधिकार नहीं था। कर वसूलने का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। तब होता है याद, ठीक है। फिर होती है एक सयूरगल, सयूरगाल या सयूरगल या मदत माश। कैसी भूमि? सयूरगाल या मदत माश। सयूरगल भी लिखा होता है, सयूरगाल भी लिखा होता है, मदत माश भी लिखा होता है। ये कैसी थी? अनुदान के रूप में विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। किनको? धार्मिक व्यक्तियों और विद्वानों को दी जाती थी, जिस पर अनुदान ग्राही का वंशानुगत अधिकार होता था। 3 बार बोलना है, वंशानुगत अधिकार होता था, वंशानुगत अधिकार होता था, वंशानुगत अधिकार होता था। यद्यपि यह भूमि अधिकतर अनुत्पादक होती थी। कैसी होती थी? वही गाय के, जो दान में दी गई गाय के न खुर न दांत। क्या? ना तो खुर और ना दांत, कि गाय दान कर रहे हैं जी, हम गाय दान कर रहे हैं। अब गाय के दांत ही नहीं है और ना खुर हैं, तो इसका मतलब बूढ़ी गाय है बेचारी, बीमार। वो क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। क्या गाय के दांत होते हैं? हाँ जी, होते हैं। बछड़े के भी होते हैं। बछड़े की आयु का आकलन कैसे करोगे आप? कैसे पता करोगे बछड़ा कितने साल का है? और गाय के दांत कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं कि नीचे वाले जबड़े में होते हैं, या दोनों जबड़ों में होते हैं? इसका मतलब ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते हैं। और गाय हमारी माता है, और कई बच्चों को नहीं पता होगा, शाकाहारी है ना गाय। तो गाय के जबड़े में कहाँ होते हैं दांत? पक्का देखा है? ऊपर नहीं होते हैं, नहीं होते ना? प्रश्न बना है, इसीलिए तो जुगाली करनी पड़ती है। जुगाली इसलिए करते हैं, उससे क्या होता है कि वो रस क्या होता है? डाइजेस्ट करने के लिए। जो गाय जितना ज्यादा जुगाली करेगी, वो जल्दी जल्दी खाएगी तो दिक्कत होगी। और बछड़ा कैसे, उम्र कैसे पता करोगे भाई? बछड़ी बछड़े का दांत गिनोगे आप उसके मुंह में। क्या गिनोगे? दांत गिनोगे, है ना। ये भी प्रश्न है, ये यूपीएससी के प्रश्न है। बछड़े की आयु का आकलन कैसे करोगे आप? उसके दांत गिनकर। अच्छा, पहाड़ में आपने गाय खरीदनी है, तो क्या करोगे आप? कैसे खरीदोगे उसे? कैसे पता चलेगा आपको अच्छी गाय है? तो क्या करोगे आप? उसे पहाड़ी रास्ते पे ले जाओगे। कैसे? पहाड़ी रास्ते पे ले जाओगे। पगडंडी सी नहीं होती, नीचे डंगार होना चाहिए। अगर वो चिपक चिपक के चल रही है, किस पे? पहाड़ पर, तो समझ लो ये गाय गिरी है, इसीलिए इसका मालिक बेच रहा है इसको। और अगर बिल्कुल मदमस्त होके चल रही है गाय, इसका मतलब ठीक है, इसके हड्डी वड्डी, हड्डी पसली सब क्या है? ठीक है। क्योंकि गाय बेचने से पहले काफी क्या करना पड़ता है? पहाड़ों में जांच पड़ताल करनी पड़ती है। समझ में आया? वो चिपक चिपक के इसलिए चल रही है इस तरफ, क्योंकि वो डर रही है अब कहाँ नीचे ना गिर जाऊं। एक बार गिर चुकी है। क्या हो चुकी है? जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कई बार कि आप नए नए बछड़े हो, आपको भी पता नहीं, बाघ से डर नहीं लगता। बाघ कौन? यूपीएससी। बाघ कौन? लोक सेवा आयोग, है ना। जब पहला पेपर दोगे तो अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, और बछड़े से क्या बन जाओगे आप? तब क्या बनोगे? बल्द। क्या बनोगे? नया नया बछड़ा जब हल लगाने जाता है, सबको बताते हुए जाता है, देखो आज मैं हल लगाने जा रहा हूँ, देखो मैं हल लगाने जा रहा हूँ। और जब हल लगा के आता है ना, तब उससे लोग पूछते हैं कहाँ से आ रहा है, तब वो बोलता है मैं हल लगा के आ रहा हूँ। बोल भी नहीं पाता बेचारा। ऐसे ही एक कॉम्पिटिटर की भी क्या होती है? स्थिति होती है। शुरू में बड़ा क्या रहता है? वो उत्साहित रहता है, उसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा। पढ़ते 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 पढ़ते, तो हल कैसे लगाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है, तब लगेगा जब आप पढ़ेंगे। किताब खरीद के नहीं निकलते हैं कंपटीशन। किससे निकलते हैं? पढ़ने से भी नहीं निकलते हैं। ये भी गलत फहमी है कि पढ़ने से निकलते हैं। पढ़कर उसको दिमाग में रखने से निकलते हैं। किससे? अब अखबार की तरह पढ़ लिया, याद कुछ नहीं, 0 बटे सन्नाटा, 0, तब भी नहीं निकलेगा कंपटीशन। कब निकलेगा?
जब याद रखो, जब आप उसको बिना देखे बोल सको और लिख सको, तब आपके बड़े कंपटीशन निकलते हैं। इसीलिए बोलते हैं लोग टफ है, कि टफ नहीं है, टफ नहीं है। क्या करना है? रिवीजन, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। चलो, सयुर्गल मदद माश बता दी मैंने, अनुत्पादक होती थी। वंशानुगत अधिकार को 3 बार बोलना है। वंशानुगत अधिकार होता था यानी बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, मिल रखी है, सयुर्गल मिल रखी भाई, मदद माश मिल रखी। दादाजी विद्वान थे, अब जरूरी नहीं है कि बेटा विद्वान हो, पर वो उस भूमि का क्या करेगा? इसको विद्वता कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्वता। चलो, प्रारंभ में अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई जब्ती प्रणाली को अपनाया भाई। किसको? जब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। किस रूप में? 1/3। तो 1/3 मतलब 33%। कितना? लगभग 33%। ठीक है। किंतु जाब्ती, यानी जाब्ती हरसाला भी बोलते हैं, प्रणाली के अत्यंत महंगी एवं दोषपूर्ण होने के कारण 1568 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? शिहाबुद्दीन अहमद की सिफारिश पर क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? और इसके स्थान पर नस्क और कनकूत व्यवस्था को शुरू किया गया। नस्क ऑब्लिक कनकूत। नस्क और कनकूत में अंदाजा लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? भाई इतनी भूमि है, इतना होता होगा, पैदावार इतनी होती होगी, इतना आपने देना है। कबूलियत पत्र पड़ा है ना, किसके बीच में? किसान और राज्य के बीच में, है ना? देना ही देना पड़ता था भाई। तो कनकूत, नस्क ऑब्लिक कनकूत को याद करना है आपने। पहले क्या चलाया उसने? जब्ती चलाई। उसके बाद उसने चलाई कनकूत। नस्क और कनकूत क्यों चलाई? शिहाबुद्दीन अहमद ने कहा, महाराज जो पहली वाली प्रणाली है, कौन सी? जब्ती। खुद बोला करो बैठकर, लगना चाहिए घर वालों को कि जो ये बालक है ये पागल हो चुका है। अपने आप बड़बड़ाया करो कि महाराज क्या, जो जब्ती प्रणाली है बड़ी दोषपूर्ण है, महंगी है, कृपया इसे क्या करें? समाप्त करें। और फिर खुद अकबर बनकर आदेश दिया करो क्या, कि ठीक है, आज से राज्य में हम क्या करते हैं, आज वर्ष 1568 से हम क्या करते हैं? जब्ती प्रणाली का क्या करते हैं? अंत करते हैं। और उसके स्थान पर नस्क और कनकूत, एक नई प्रणाली जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? अंदाजा प्रणाली को लागू करते हैं। अब फिर क्या होगा आगे देखते हैं। खुद बना करो ना, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलो, जब्ती हरसाला प्रणाली भूमि की पैमाइश एवं गल्ले की किस्म पर आधारित कर प्रणाली थी। भूमि की पैमाइश समझते हो? पैमाइश का मतलब होता है नाप जोख करना, भूमि की नाप जोख करना। ठीक है। साथ में देखना, उत्पादकता देखना। हर भूमि की उत्पादकता एक जैसे थोड़े होती है। दोआब के बीच की भूमि ज्यादा उपजाऊ होती है, दो नदियों के बीच की जो भूमि होगी वो उपजाऊ होगी, जो जहां पर पानी की सिंचाई की व्यवस्था होगी वहां अच्छा अन्न उगेगा। लेकिन जहां बारिश पर निर्भर रहना पड़ता, चलो वहां पर भी क्या हो सकता है, एक बार के लिए ठीक ठाक। लेकिन जहां बारिश ही नहीं होती होगी, तब लीवर्ड साइड में क्या होगा? विंडवर्ड साइड में तो बारिश पड़ गई, अच्छी उपज हो रही है। लीवर्ड साइड में क्या होगा? वहां पर नहीं होगा अनाज, वहां मोटा अनाज होगा। तो और मोटा अनाज उगा रहा किसान, तो आप उससे गेहूं मांगोगे? नहीं मांग सकते। समझ में आया? गल्ले की किस्म पर आधारित। गल्ला बोलते हैं अनाज, सस्ते गल्ले की दुकान। एक गल्ला तो लाला जी का गल्ला होता है जिसमें पैसे रखते हैं, वो वाला गल्ला नहीं। गल्ला मतलब अनाज। सस्ते गल्ले की दुकान मतलब सस्ते अनाज की दुकान। तो गल्ले की किस्म पर आधारित कर प्रणाली थी। तो जब वही मोटा उगा रहा है तो उससे बाजरा ही तो लोगे, बाजरे वाले से गेहूं थोड़े मांगोगे। मांगोगे क्या? उसका तो सारा बाजरा बिक जाए तब जाके एक बोरी गेहूं ना आए, क्योंकि बाजरे की कीमत पहले कम थी। आज पता चल रहा लोगों को कि बाजरा क्या होता है ना। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, अधिक बाजरा का सेवन करने से कौन सा रोग होता है। अब आप बीच बीच में बोलते होंगे क्या प्रश्न पूछते हैं भाई, मैंने नहीं पूछा, यूपीएससी ने पूछा। पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलाग्रा। अधिक बाजरा का सेवन करने से क्या होता है? मोटा अनाज पीस के खाओ, गेहूं, ओदा, बाजरा जो भी पीस के खा रहे हो ठीक है, पर अधिक, बहुत अत्यधिक मात्रा में जब बाजरा का सेवन करते हैं तो उससे पेलाग्रा होता है। क्या होता है? ठीक है। तो भाई
भूमि की पैमाइश एवं गल्ले की किस्म पर आधारित कर प्रणाली थी। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान में लागू थी। कौन सी? जब्ती है हर साल से बना, हर साल, प्रत्येक वर्ष। ठीक है। कतिपय आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि यह नस्क अथवा कनकूत कर निर्धारण की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं थी, बल्कि कृषि कर का लेखा जोखा करने वाली प्रणाली थी। नस्क या कनकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की पैदावार और भुगतान का अंदाजा लगाकर, क्या लगाकर? अंदाजा लगाकर। भाई देखते थे खेत में कितना हो रहा है, कितने ढेर बने हैं, किसके किसके? अनाज के। अंदाजा लग गया ना, इतने ढेर हुए थे भाई इस खेत में, इतना राज्य का होगा, फिर क्या होगा? तो मैंने कहा नस्क और कनकूत व्यवस्था में पिछले वर्षों की पैदावार और भुगतान का अंदाजा लगाकर, अर्थात कच्चा अनुमान, ये तो क्या था? कच्चे अनुमान पर आधारित था, जमींदारों या भूस्वामियों से लगान की व्यवस्था की जाती थी। यह एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था थी। क्या थी? शाहजहां ने बहुत बड़ी गलती की, भूमि को ठेके पर दिए जाने की प्रथा का प्रारंभ किया। जब आप ठेके पर भूमि को देते हो तो बोली लगती है, सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को ठेका दिया जाता है। किसको? अब उसने तो ले लिया ठेका, अब मरेगा कौन, पिसेगा कौन? किसान। क्योंकि ठेकेदार जो होगा किसान से, जमींदार जो होगा वो क्या करेगा? किसान का शोषण करेगा, अधिक से अधिक क्या करेगा? खींचने का प्रयास करेगा। और कई बार ऐसा होगा कि जिस अनाज को किसान उगा रहा है उसको बहुत कम मिलेगा और बाद में उसको खरीद के खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने बैल और पशु बेचकर तब खाना पड़ेगा अनाज। तो ऐसे में क्या होता है? किसानों का शोषण होता है। क्या होता है? तो भाई अंदाजा लगाकर, ठीक है, कच्चा अनुमान लगाकर जमींदारों या भूस्वामियों से लगान की व्यवस्था की जाती थी। यह एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था थी। नस्क या कनकूत प्रणाली बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्रों में प्रचलित थी। अब फिर नस्क कहाँ था? नस्क या कनकूत कहाँ पे थी? बंगाल में थी, गुजरात में थी, काठियावाड़ में थी। पता है काठियावाड़ कहाँ पड़ता है? ये खाली सुन लिया बस, काठियावाड़ में थी। कहाँ पड़ता है काठियावाड़? हाँ जी, कहाँ पड़ता है? रायलसीमा कहाँ पड़ता है? ये सब क्वेश्चन बने, यूपीएससी ने पूछा। रोज देखते थे हम मौसम, रायलसीमा में ऐसा होगा, काठियावाड़ में ऐसा होगा, बारिश होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन पूछा उसने, फिर पूछो मत, बताओ काठियावाड़ गुजरात और रायलसीमा। रायलसीमा कहाँ? रायलसीमा, वहीं पर मत अटके रहो भाई। गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। भाई किस पर? वही इतिहास का सबसे द्रुतगामी अभियान कौन सा माना जाता है? गुजरात अभियान अकबर का। 9 दिन में पहुंच गया था गुजरात। हाँ जी, रायलसीमा आंध्र प्रदेश है ना। और तेलंगाना, तेलंगाना तो आपको पता ही है। ठीक है जी। तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। फलस्वरूप उसने 1573 में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिनकी संख्या 182 थी। कितनी? और क्या काम था इनका? वसूली, 1 करोड़ दाम वसूल करना। 1 करोड़ दाम वसूल करने के कारण इनको क्या कहा गया? करोड़ी या किरोड़ी कहा गया इन्हें। ठीक है। तो बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर, तो जिसको छोड़कर वो याद रखना है आपने पहले, बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर। क्यों छोड़कर? क्योंकि बंगाल बड़ा समृद्ध भूमि, कैसी बड़ी फर्टाइल, बिहार की भूमि बड़ी फर्टाइल है ना। ऐसा थोड़े कि उस समय कोसी नहीं रही होगी। अभी तो हनुमानगढ़ में डैम बनाकर हमने थोड़ा बहुत क्या करते हैं, बाढ़ का नियंत्रण करते हैं। बिहार में तो बाढ़ आती रही होगी। बाढ़ अच्छी भी है, बाढ़ बुरी भी है। बाढ़ बुरी तब है जब मानव आवासों को, पशुओं को बहाकर ले जाती है, तो बाढ़ बहुत बुरी चीज है। लेकिन मिट्टी के लिए बाढ़ बहुत अच्छी चीज है। जितनी बार बाढ़ आएगी तो ओल्ड बांगर न्यू खादर, नई खादर पुरानी बांगर, हर बार नई खादर आएगी, नई एलुवियल सॉइल आएगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्या होगी? यानी आपने खेती कर दी ना, फसल काटी, बरसात में बाढ़ आ गई, उसके ऊपर अब दूसरी जमीन बिछ गई, क्या हो गई? तो वही हर साल नई जमीन पर क्या करना?
तो मैंने कहा अब तो हमने डैम बनाकर क्या कर रखा है, फिर भी बाढ़ को नियंत्रण कर रखा है। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात जो कोसी है वो उस जमाने में भी रही होगी, है ना। 7 धाराओं से मिलकर बनती है। सबसे बड़ी धारा पूछी यूपीएससी वालों ने, अरुण। 7 धाराओं से मिलकर, 7 नदियों से मिलकर बनती है कोसी। उसमें सबसे बड़ी नदी जो है अरुण है। क्या है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो इतनी बाढ़ ऐसी थोड़े आती बिहार में। समझ में आया? तो भाई बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर, किसको? करोड़ी का मुख्य कार्य 1 करोड़ दाम। कितना? 1 करोड़ दाम राजस्व के रूप में एकत्र करना था। किस रूप में? और 1 रुपए में, चांदी के रुपए में 40 दाम होते थे भाई। कितने दाम होते थे? 40 दाम। तो 2.5 लाख रुपए वसूल करना था करोड़ी का काम। अब हो सकता है वो दाम में ना दे, किस में दे? रुपये में दे। वो बोलेगा एक जो करोड़ी होता था नामक अधिकारी, उसे कितने रुपए वसूल करने पड़ते थे अपने क्षेत्र से? आंसर 2.5 लाख रुपए। कितने? 1 करोड़ को 40 से डिवाइड कर दो, 2.5 लाख आएगा, शायद 2.5 लाख ही आएगा, है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 2.5 लाख। समझ में आया? ठीक। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष, अब भाई इसको डेट को याद करना पड़ेगा क्योंकि आईने दहसाला आ रहा है, राजा टोडरमल आ रहा है, 1580 याद करना ही पड़ेगा, 24वें वर्ष भी याद करना ही पड़ेगा। 1556 में 24 जोड़ दो, 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा, 56 में 24 जोड़ा तो 1580। 1580 में आ गया राजा टोडरमल। टोडरमल ने चलाया टोडरमल बंदोबस्त, उसको बोलते हैं आईने दहसाला। दहसाला मतलब 10 साल। दहसाला मतलब, दह मतलब 10, नामक एक नई व्यवस्था, नामक एक नई व्यवस्था कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? यहां पे ये करता है स्थायी रूप प्रदान, कौन? राजा टोडरमल। और कॉर्नवालिस के समय में परमानेंट सेटलमेंट पड़ा है, वो भी परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब? अब वहां पर भी डेट पूछता है मॉडर्न में। बताओ कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट कब किया? 1783 में। दो 203 साल बाद कॉर्नवालिस। 1793, 213 साल बाद। कितने साल बाद? भाई 1580 में टोडरमल, 1680, 1780 और 1793। 1793 तो कितने? 213 साल बाद कॉर्नवालिस की समझ में आया कि भाई परमानेंट सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नवालिस खुद ब्रिटेन का जमींदार था ना, जागीरदार था, इसलिए उसने जमींदारों को विस्तृत अधिकार दिए भूमि संबंधी। ठीक है, चलो जी। उसके बाद इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता जो थे वो कौन थे भाई? टोडरमल थे, है ना। और टोडरमल जी की जो सहायता कर रहे थे वो ख्वाजा शाह मंसूर कर रहा था। कौन कर रहा था? ख्वाजा शाह मंसूर कर रहा था। इसीलिए इस बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय में उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। कितना? पिछले 10 साल का देखते थे कि भाई पिछले 10 सालों में कितना उत्पादन हुआ है और प्रचलित मूल्य क्या था, क्योंकि मूल्य सदैव एक सा नहीं रहता, मूल्य हमेशा एक सा नहीं रहता। CACP जानते हो? CACP, चलो CACP छोड़ो। या आप ये देखते होंगे बार बार कि चावल का रेट बढ़ गया, गेहूं का रेट बढ़ गया, देखते हो हर साल कुछ ना कुछ क्या होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो वो होती रहेगी। क्या होती रहेगी? बढ़ोतरी होती रहेगी, तभी हम ये मानेंगे कि हम विकसित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। ठीक है, कृषि जो उत्पाद होते हैं उनकी भी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, CACP की फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या देती है, किसका निर्धारण करती है ये? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर छोड़ो। CACP आपने बोला कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड
एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये करती है, किसानों को एक संरक्षण देती है, क्या करके? न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? सीएसीपी। थोड़ा सा छौंका मारा मैंने, किसका? इकोनॉमिक्स का, कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? सीएसीपी। ठीक है, ऐसे याद आ गया मुझे। चलो जी, फिर 1/3 हिस्सा भी राजस्व के रूप में वसूला जाता था। कितना? पिछले 10 सालों का उत्पादन देखा और उन 10 सालों में प्रत्येक वर्ष में जो प्रचलित मूल्य था उनका औसत निकाला और उस औसत को निकालकर 1/3 यानी 33% लगभग क्या कर दिया? राजस्व निर्धारित कर दिया। बोला किसान को कि भैया इतना वसूला जाएगा आपसे, ठीक है, उगाओ, खूब उगाओ, मेहनत करो। इस प्रणाली के अंतर्गत कर की अदायगी नगद रूप में करनी पड़ती थी, नकद रूप में करनी पड़ती थी। किस रूप में? गल्ले के रूप में नहीं, नकद रूप में करनी पड़ती। तो अब जो ये इंपॉर्टेंट हो गया, नकद हो गया इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या हो गया? कैश। दहसाला प्रणाली में यद्यपि कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था, लेकिन उसका 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था। क्या? 1/10 साल हर साल वसूला जाता था, जिसे माल ए हर साला कहा जाता था। बड़ा बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 1/10 क्या होगा? उस पर बढ़ेगा। ठीक है, उसको बोलते थे माल ए हर साला, 1/10। कितना? 1/10। दहसाला प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की गई थी, बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी जिन क्षेत्रों में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली जहां जहां पर प्रचलित थी वहां वहां पर क्या किया गया? दहसाला, दहसाला प्रणाली को क्या किया गया? लागू किया गया। जहां जब्ती वहां दहसाला, जहां जब्ती वहां दहसाला, ऐसे करके याद किया जाता है। ठीक है, जहां जब्ती वहां दहसाला, जहां जब्ती नहीं वहां दहसाला नहीं। ठीक है, चलो जी। आईने दहसाला प्रणाली एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्या थी? रैयत बोलते हैं किसान प्रजा को, रैयत। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें सीधे कृषक ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था ना, आप अगर पूछें मेरे से तो मलिक अंबर ने क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था को। किसको? मलिक अंबर की भी जो मेन जो है, अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक यहां पे देख रहे हैं आप, ये यहां पे बता रहे हैं रैयतवाड़ी जैसी, बट जो मेन रैयतवाड़ी को ढंग से जिसने किया वो कौन है? मलिक अंबर है। और फिर शिवाजी भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का फायदा ये होता है कि किसान सीधे कहाँ जमा करता है? राज्य में जमा करता है, बीच में बिचौलिए नहीं होते हैं, क्योंकि सारा जो खेल है वो बिचौलियों का है। आप तक जो सामान पहुंच रहा है वो महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि बिचौलिए बीच में। तो जब भी बिचौलिए बीच में होंगे तो वो चीज़ क्या होगी? महंगी होगी, क्योंकि हर बिचौलिया अपना क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा। और एक बिचौलिया नहीं होता, कई बिचौलिए होते हैं। हर जगह पर प्रॉफिट क्या हो रहा है? वो बढ़ता, मतलब कटता जा रहा, तो उसका मूल्य क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये फायदा होता है कि किसान यानी कृषक प्रतिवर्ष क्या करता है? सीधे कहाँ? राज्य में जमा करता है, बिचौलिए नहीं होते। इतना समझ में आ गया। आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शीद कुली खां ने लागू किया था। इसीलिए मुर्शीद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहते हैं। दक्षिण का टोडरमल किसको कहते हैं? मुर्शीद कुली खां को। किसको? मुर्शीद कुली खां, दक्षिण का टोडरमल। ठीक है, 2 क्वेश्चन बने, एक बना दक्षिण का टोडरमल, तब मुर्शीद कुली खां, और एक बार पूछा दक्कन की लोमड़ी, अमीर अली बरीद शाही कहाँ की? बरीद शाही कहाँ की? भाई गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, बीदर की बरीद शाही, बरार की इमाद शाही। तो बीदर की, तो अमीर अली बरीद कहाँ का? बीदर का। बीदर कौन? ये 5 कहाँ के? बहमनी साम्राज्य से टूटे हुए मुस्लिम राज्य। कहां से? हाँ, कौन सी बार बता रहा हूं मैं ये कि बहमनी साम्राज्य के 5 टुकड़े हुए। सबसे पहले बरार अलग हुआ, बरार में इमाद शाही, बीदर की बरीद शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही। ये मैच करने के लिए आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा? इसलिए लिख लो इसको, क्या कर लो?
बार बार लिखो जितनी बार बता रहा हूं। तो दक्षिण का टोडरमल कौन भाई? मुर्शीद कुली खां। किसके समय भाई? शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय। इस बंदोबस्त के तहत खालसा और जागीर दोनों प्रकार की भूमि को लिया गया था, खालसा में भी और जागीर में भी। खालसा में भी, जागीर में भी। खालसा मतलब राजकीय भूमि, ठीक है। कालांतर में इस प्रणाली में और सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत हर सूबे में ऐसे परगने जिनकी उर्वरता एक समान थी, मालगुजारी मंडलों में समूहबद्ध कर दिए गए और प्रत्येक मंडल के लिए मालगुजारी की दर निश्चित की गई। कोई संदेह है? कोई संदेह है? कुछ बता रहे हैं आप? कुछ है? ठीक है। मुगल काल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। कौन सी थी? बटाई ऑब्लिक गल्ला बख्शी थी। अब यहां से क्वेश्चन बना, भावली किसे कहते थे? क्या भावली किसे कहते थे? आंसर भावली बटाई ऑब्लिक गल्ला बख्शी को कहते थे। किसको कहते थे? इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। इसमें भी उपज का 1/3 भाग क्या करता था? राज्य का अधिकार होता था। तो ये जो भावली थी ये बड़ी गजब की थी। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, 3 तरह से बटाई होती थी। एक तो खेत बांट दिया कि जैसे ये डेस्क जो है ये पूरा खेत है, तो इसमें बोल दिया भाई 3 हिस्से कर दिए। क्या कर दिए? बोला भैया 1/3 राज्य का, बाकी किसान का। किसका? इसको बोलते थे खेत बटाई। क्या बोलते थे? खेत बटाई। दूसरा होता था कि किसान ने फसल काटी, फसल काट के ढेर लगा दिए। लगाते हैं पराल, मतलब दाने सहित। पराल तो दाना निकालने के बाद होता है, दाने सहित गट्ठर लगा दिए, पूरे बना दिए ना झोपड़े टाइप के। तो 3 झोपड़े बने, उसमें से 1 राज्य का, बाकी 2 किसान के। और तीसरा था कि दाना निकाल दिया। क्या कर दिया? दाना निकाल दिया। अब दाने के ढेर लगे, 3 ढेर लगाए, तो 1 ढेर राज्य का, बाकी 2 ढेर किसान के। समझ में आया? इसको बोलते हैं, किसमें था ये? भावली बटाई या गल्ला बख्शी में खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, या राशिस बटाई भी बोलते हैं। रास बटाई को क्या बोलते हैं? खेत बटाई में क्या? फसल तैयार होते ही खेत को बांट देना। फसल तैयार हो गई खेत में, निशान लगा दिया, 3 निशान लगा दिए, 1 निशान राज्य का। किसका? 33% राज्य का। लंक बटाई में मैंने कहा गट्ठर बांध दिए, फिर 3 तरह के गट्ठर बने बड़े, है ना। 1 गट्ठर किसका? राज्य का, बाकी 2 गट्ठर किसान के। रास बटाई में मैंने कहा दाना निकाल दिया, दाना निकाल के 3 ढेर लगा दिए, 1 राज्य का, 2 किसान के। ठीक तो था? बटाई प्रणाली में किसान नकद या अनाज के रूप में कर देने के लिए स्वतंत्र था। ये बड़ी अच्छी थी। किसान ने कहा नहीं जी, हमारा तो हम बेच के देंगे आपको, क्या पैसा, पूरा अनाज हम बेचेंगे, उसके बाद 1/3 जो है आपको दे देंगे। तो ठीक है, आप क्या कर सकते हो? कैश में भी दे सकते हो। किंतु तिजारती फसलों, अब तिजारती फसल किसको बोलते हैं? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, कपास हो गया। कपास का क्या करेगा भाई राज्य? गेहूं चावल तो सैनिकों में खाना बनता था, कई सराएं होती थी, बहुत खाना चाहिए होता था, तो वहां पर तो ठीक है कि गेहूं चावल ले लिया, या अन्य जो खाने वाली चीजें। कपास का क्या करेगा राज्य? या तो कोई राजा ऐसा हो जिसके अपने कारखाने हो, जो कपास का क्या करवाता हो, जैसे फिरोज शाह तुगलक जैसा आदमी, जिसके 1,80,000 दास हो। अब 1,80,000 दास हैं, दीवाने बंदगान एक विभाग बना रखा देख रेख के लिए, तो खाली ये थोड़े कि खाएंगे वो दास। काम करवाता था उनसे, चलो भाई काम करो। कारखाने थे उसके अपने, क्या थे? खुद की कमाई बहुत ज्यादा थी। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। एक इतिहासकार लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक को अगर खुश करना है तो एक दास भेंट कर दो। आप क्या कर दो? एक दास भेंट। 1,80,000 दास होने के बाद भी वो आदमी दासों का इतना शौकीन था कि एक दास भेंट कर दो, अपना काम निकलवा लो कि महाराज ये चाहिए, और साथ में एक दास, ये दास है आपके लिए, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या? ये भी भ्रष्टाचार है। क्या है भाई? कैश नहीं दे रहे हो आप, दास दे रहे हो। तो कपास हो गया, नील हो गया। नील, मुगल काल में बयाना राजस्थान नील के लिए प्रसिद्ध था। यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसका? बयाना से 2 क्वेश्चन बने यूपीएससी में कि मुगल काल में नील के लिए प्रसिद्ध था बयाना राजस्थान, और गुप्त काल में बना कि गुप्त काल में
स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला? बयाना राजस्थान से। ये 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं किसी जमाने में, ठीक है। अच्छा, नील भी हो गया। तिलहन भाई, तिल का क्या करेगा? तेल निकाल देता, लेकिन अब कहां कोल्हू लगाएगा राज्य, है ना। तो तिलहन। ईख, गन्ने का क्या करेगा, है ना। स्वर्ग से आया हुआ वृक्ष माना जाता है दक्षिण भारत में ईख को। ईख मतलब गन्ना। ये हो गई कैश क्रॉप्स, पर नगद कर लिया जाता था। क्या लिया जाता? बटाई प्रणाली सिंध, काबुल के कुछ भागों, कांधार और कश्मीर में प्रचलित थी। सिंध में थी, बिना सिंध के हिंद नहीं भाई। काबुल बताइए आपको, अफगानिस्तान, ठीक है। कांधार अफगानिस्तान। IC-814 लेके गए थे हमारा, काठमांडू नेपाल। एक जहाज हाईजैक कर दिया किन्होंने? आतंकवादियों ने। याद है? बच्चे आप पैदा नहीं हुए थे उस समय, अटल जी के समय की बात है। काठमांडू के जहाज क्या कर दिया? IC-814 था हमारा, और उसमें हमारे लोग थे। उनको क्या कर दिया उन्होंने? हाईजैक किया, और फिर कहाँ ले गए? जगह जगह ले गए, लास्ट में कांधार ले गए। और वो आतंकवादी छोड़ने पड़े, और वो आतंकवादी आज सरदर्द बने हुए पूरे विश्व के लिए। क्या बने हुए हैं? जिन्हें छोड़ा गया था वो सरदर्द बने हुए हैं, ठीक है। और जो एयरपोर्ट था नेपाल का काठमांडू में, उसका नाम क्या है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। क्या नाम है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। त्रिभुवन मतलब 3 नेत्रों वाले। 3 नेत्रों वाले कौन? भगवान शिव। और पशुपतिनाथ कहाँ है? नेपाल में है। और एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था कभी, कौन? नेपाल। पहले क्वेश्चन बनता था, एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल। बाद में वो भी सेक्युलर हो गया। तो अब वहां पर फिर दोबारा मांग उठ रही है कि फिर दोबारा इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्या बनाओ? चलो जी, तिजारती फसलों कपाल, नील, तिलहन हो गया। बटाई प्रणाली सिंध, काबुल, कांधार, कश्मीर में प्रचलित थी। कनकूत प्रणाली, अंदाजा वाली जो थी, कनकूत प्रणाली बटाई का संशोधित रूप था। इसे दानाबंदी भी कहा जाता था। किस व्यवस्था को, किस प्रणाली को दानाबंदी कहा जाता था? आंसर कनकूत, कनकूत प्रणाली। भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया। भाई क्या किया? उसने कहा यार सबसे एक जैसा टैक्स तो लिया नहीं जा सकता, भूमि को पहले बांटो। पोलज पड़ती चाचर बंजर, पोलज पड़ती। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन रहा है, कभी कभी आपके पीसीएस में भी रहा है। पोलज पड़ती चाचर बंजर। पोलज कैसी? सबसे अच्छी भूमि। पड़ती कैसी? नाम ही जिसका पड़ती, मतलब फसल हो गई तो अगले साल नहीं लगा सकते उसमें फसल। क्या करना पड़ेगा आपको? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा भाई। पड़ती। चाचर 3-4 साल तक छोड़ना पड़ेगा। पड़ती तो एक बार के लिए 1 साल छोड़ दिया, 1 साल क्या कर दिया? उगा दिया, 1 साल बीच में गैप कर दिया। पर जो चाचर थी वो और बेकार थी, 3-4 साल तक छोड़नी पड़ती थी। और बंजर तो आपको पता ही है कि बंजर तो बंजर ही होती पूरी, है ना। 4-5 सालों से ज्यादा समय तक जिसको छोड़ा जाता था उसको क्या बोलते थे? बंजर। तो पोलज पड़ती चाचर बंजर, पोलज पड़ती चाचर बंजर, याद करना है आपने। अकबर ने क्यों किया ऐसा? भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण क्या किया? 4 भागों में किया। पोलज पड़ती चाचर बंजर। कास्त, कास्त बोलते हैं खेती को। काश्तकार होते हैं खेती करने वाले। दस्तकार होते हैं जो हाथों का काम करने वाले होते हैं। दस्ताने होते हैं हाथों में। दस्ते कातिल होते हैं, कातिल के हाथ, है ना। थोड़ा सीख लो इन चीजों को भी, ठीक है। तो कास्त खेती में प्रयुक्त भूमि पर ही कर लिया जाता था। किस पर? भाई अब बंजर भूमि है, उससे क्या टैक्स लेना? बंजर भूमि में क्या करोगे आप? टैक्स कैसे लोगे जब उसमें कुछ उग नहीं रहा? क्षेत्रफल की इकाई बीघा मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? अभी भी बोलते हो आप बीघा। कितना गज होता है 1 बीघा में? अब कहाँ बीघा यार, 100 गज भी प्लॉट ले सको तो समझ लेना कि कुछ कर लिया जीवन में, है ना। पिताजी के बनाए हुए मकान पे अगर चूना ही लगा दो तो वही बहुत है। क्या बना दिया पीढ़ी ने, पिछली पीढ़ी ने? क्या उन्होंने जमीन भी ली, उन्होंने मकान भी बना लिए, उस पर अगर आप खाली चूना ही लगा दो ना तो समझना जीवन सफल हो गया। क्या हो गया? हाँ, अब नहीं लगता वैसे। अब तो लाखों में होती है बात रंग लगाने की भी। ये बातें अभी पता नहीं चलेंगी आपको, ये चलेंगी धीरे धीरे। कितने गज होते हैं? नहीं भाई, तुम तो ज्यादा सारी जमीन वो कर दोगे ऐसे में अपने। मुझे दे दो 1 बीघा,
अगर इतना होता है तो। क्षेत्रफल की इकाई बीघा मानी जाती थी। अकबर ने सूर्य की गणना के आधारित इलाही संवत चलाया। क्या चलाया? इलाही संवत चलाया, और इसे फसली संवत 1583 भी कहा गया। 1583 में इलाही संवत चलाया अकबर ने, इसको फसली संवत भी कहा गया। क्या कहा गया? फसली संवत भी कहा गया। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में भाई? 31वें वर्ष में। कब? उसने कहा गजे सिकंदरी नहीं चलेगा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने चलाया था गजे सिकंदरी, 39 उंगुल का होता था। उसने कहा गजे इलाही चलेगा भाई। अब क्या चलेगा? ये 41 उंगुल का, 2 उंगल बढ़ा दिए उसने। ये 4 उंगल होते हैं। क्या होते हैं? 4 उंगल। 4 4 8 4 12 ऐसे करके नापते थे पहले। अब आप बोलोगे मेरी उंगलियां तो पतली हैं, किसी की उंगलियां मोटी हैं, ऐसे कैसे, फिर तो कम ज्यादा हो जाएगा। एक नॉर्मल, जैसे हम नहीं बोलते उत्तराखंड में मुट्ठी, भूमि की जो माप है वो क्या? मुट्ठी। अब मुट्ठी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसान जब बीज अपने हाथ में लेता है तो ऐसे नहीं फेंकता, ऐसे फेंकता है। कैसे फेंकता है? तो किसान के फेंकने का एक तरीका होता है फेंकने का। अब आप बोलोगे यार मैंने फेंका तो बहुत दूर तक गया, तो नहीं, एक कॉमन बता रहा हूं मैं, एक तरीका जो होता है। किसान ने मुट्ठी में बीज लिया, ऐसे करके फेंका, जितनी भूमि में वो बीज फैला उसको बोलते हैं एक मुट्ठी भूमि। क्या बोलते हैं? अब ये थोड़ा कि आपने लिया, आपको मैंने कहा कि भाई मेरी जमीन ले लो, मुट्ठी के हिसाब से दे रहा हूं, आप लाए और क्या कर दिया आपने? बिल्कुल थ्रो फेंक दिया। आपने कहा पता लगा 2 बीघा तक आपके बीज चले गए, तो ये नहीं चलेगा ना। ऐसे ही उंगुल में भी होता था। ठीक है? तो भाई यूपीएससी ने, बड़ी चालाक यूपीएससी, उसने क्वेश्चन पूछा कि गजे सिकंदरी और गजे इलाही में कितने का अनुपात था? 39:41। 39:41 का। इतना समझ में आ गया? तो भाई सिकंदर लोदी का जमाना, वो पैमाइश वाला जमाना गया, अकबर का गजे इलाही वाला जमाना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो 2 उंगल बढ़ा दिए। किसने? किसने? अकबर ने। शाहजहां के काल में नाप में पुनः परिवर्तन हुआ, उसने नई नाप आरंभ कर दी। किसने? शाहजहां ने। जहांगीर तो आपको पता ही है, जहांगीर को ज्यादा टाइम नहीं मिला, वो व्यस्त रहता था किसमें? शराब में, है ना। तो शाहजहां ने क्या किया कि नई नाप आरंभ की, भाई बीघा ए इलाही। कौन सी? बीघा ए इलाही। और दिरा ए शाहजहानी, बीघा ए दफ्तरी भी बोलते थे इसको। साथ में उसने दिरा ए शाहजहानी और बीघा ए इलाही। इतिहास सादिक, एक इतिहासकार हुए सादिक, उन्होंने बताया कि मदते माश भूमि तो बीघा ए इलाही में नापी जाती थी। मदते माश वो नापी जाती थी किसमें? बीघा ए इलाही में। और जो सरकारी अभिलेख के लिए भूमि होती थी वो नापी जाती थी दिरा ए शाहजहानी में। किसमें? दिरा ए शाहजहानी में या बीघा ए दफ्तरी में। किसमें? ये कौन बताता है? ये इतिहासकार था एक सादिक। इतना डीप मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि 2 तरह की नाप रखी गई। बीघा ए इलाही में नापा कौन? मदते माश या सयूरगाल। सयूरगल भूमि जो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, उसकी नाप अलग थी। और जो दूसरी नाप होती थी सरकारी अभिलेखों के लिए, जो भूमि की नाप होती थी किसानों विसानों की, तो उसके लिए यूज होता था क्या? दिराए शाहजहानी या बीघाए दफ्तरी। इतना समझ में आ गया? औरंगजेब के पश्चात बीघाए दफ्तरी का प्रयोग बंद हो गया, किंतु बीघाए इलाही मुगल काल के अंत तक चलता रहा। इसके अतिरिक्त अकबर ने तनब, तंबू की रस्सी, तनब मतलब, ये यूपीएससी क्वेश्चन रहे हैं कभी, तनब तंबू की रस्सी की जगह जरीब, बांस का डंडा। तंबू की रस्सी अब यूज नहीं होगी, अब क्या होगा? बांस की जरीब, सॉरी बांस का डंडा जिस पर लोहे की कड़ियां जुड़ी होती थी का प्रचलन प्रारंभ किया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि तनब की जगह जरीब का प्रयोग करने वाला मुगल सम्राट कौन था? आंसर अकबर था। और जरीब क्या होती थी? बांस का डंडा जिस पर लोहे की कड़ियां लगी होती थी। समझ में आया? जहां जहां पे रस्सी आएगी ना, वहां पे कुछ अधिकारियों के नाम भी आएंगे। अशोक के तीसरे अभिलेख में युक्त, राज्युक और प्रादेशिक। राज्युक मतलब रज्जू, रज्जू मतलब रस्सी, नापजोक। नॉटिकल माइल, समुद्र की जब हम दूरी नापते हैं तो नॉटिकल माइल में नापते हैं। क्यों नापते हैं? क्योंकि रस्सियों पे नॉट लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? तब नापते थे, नॉट लगा कर। समुद्र कितना बड़ा है भाई, तो कुछ दूर तक जब नापते थे तो गांठ लगती थी उन पर, नॉटिकल माइल। आज भी उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं?
नॉटिकल माइल। समझ में आया? तो कुछ शब्दों की उत्पत्ति जो होती है वो ऐसे ही होती है। समझ में आया? ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से, यद्यपि इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से ही हो गई थी, लेकिन आपने बोलना है कि भाई जरीब का जो प्रयोग किया वो किसने किया? अकबर ने किया। बांस का डंडा होता था, लोहे की कड़ियां लगी होती थी। ठीक है। दहसाला व्यवस्था, ठीक है, दहसाला व्यवस्था 10 साला व्यवस्था बोलते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ना तो 10 साल के लिए व्यवस्था थी, ना ही स्थायी बंदोबस्त था। दरअसल क्या था, इसमें संशोधन किए जा सकते थे। क्या किए जा सकते थे? 10 साला हम इसे तब मानते, वैसे तो है 10 साला, ही नाम जो इसका है वो 10 साल के लिए है। 10 साला, दहसाला 10 सालों का पूरा हमने देखा, और उसके बाद क्या कर दिया? संशोधन मतलब एक तो 1/10 बढ़ाना हर साल, दूसरा बीच में संशोधन भी कर सकते। तो इसको हम ये बोलेंगे कि भाई ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कैसी? स्थायी बंदोबस्त नहीं था। स्थायी बंदोबस्त इसको बोलते हैं, जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना जब, तो दो तरह का लोन मिलता है। एक फ्लोटिंग पे मिलता है, एक कैसा मिलता है? फ्लोटिंग का मतलब ये होता है, होता था, अब तो कई चेंजेस आ गए, कि भाई आज ये दर चल रही है, बैंक रेट जो है वो ये है, इस रेट पे तय हो गया। अब अगर इसके बाद ये रेट बढ़ा तो हम वो नहीं देंगे, हम इसी रेट पर अगले 10 साल तक क्या करेंगे? किस्तें देंगे। एक तो ये होता है। एक होता है फ्लोटिंग, कि पता चला कम हो गया रेट तो कम होगा, रेट बढ़ गया तो बढ़ेगा। तो अब वो इसको बैंक जल्दी से देता नहीं है। किसको? क्योंकि इसमें नुकसान होता है उसको। वो देता है जब क्या होता है, मैक्सिमम हो रखा होता है, उस समय फोन कर करके बोलता है ले लो भाई, लोन ले लो। उससे क्या होता है? फायदा होता है किसको? बैंक को। समझ में आ गया? चलो, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि दहसाला व्यवस्था ना तो 10 वर्षीय व्यवस्था थी, ना ही स्थायी बंदोबस्त था। राज्य में इसमें संशोधन करने का अधिकार था। ये क्या होगा? ये कथन कारण में या पॉइंट्स में नहीं होता, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, जिसको हमने मान लिया 10 साला 10 साला, जबकि हमने 10 साला में क्या पढ़ा था? 10 साला में हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय में उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 क्या करते थे? राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसलिए इसको 10 साला कहा गया। क्या कहा गया? अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगले 10 साल के लिए क्या कर दिए, है ना, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, पिछले 10 साल का ब्यौरा ले रहे हैं, इसलिए इसको दहसाला कहा गया। परमानेंट सेटलमेंट है कॉर्नवालिस का, है ना? ठीक है। कनकूत प्रथा, कनकूत में क्या होता था भाई? खेती को पगों या रस्सी से नापा जाता था। तत्पश्चात प्रति बीघा पैदावार का अनुमान करके राजस्व वसूल किया जाता था। क्या किया जाता था? नस्क प्रथा कश्मीर में कनकूत प्रथा का एक विकल्प थी। कश्मीर में इस प्रथा को गल्ला ए बख्श, क्या? गल्ला ए बख्श, तथा गुजरात में से नक्स ए जुज अथवा आंशिक नस्क भी कहा जाता था। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम थे। ठीक है। उसके बाद मुगल भू राजस्व अधिकारी कौन? कितना हो गया टाइम? 53। तो यहीं पे रोक दो।